हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो मैंने केमिस्ट्री में लास्ट क्लास में 20 क्वेश्चन आप लोगों को बहुविकल्पी के पेपर के बता दिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग उसके आगे की डिस्कस कर लें। आपको बताया था कि 23 क्वेश्चन सभी और हैं, तो आज हम लोग उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए उसके आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। उसमें हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है हमारा HCl, दूसरा हमारा दिया हुआ है HCN हाइड्रोजन साइनाइड, फिर हमारा तीसरा दिया हुआ है HNO3 नाइट्रिक एसिड, फिर उसके बाद चौथा हमारा दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इन्होंने कहा है कि दुर्बल अम्ल बताइए। तो आपको बताया था हमने उस दिन प्रबल कौन है, दुर्बल कौन है, और उनके साथ में मैंने सारे क्रम भी बताए थे। तो उस आधार पर ये तीनों प्रबल हैं, तो कौन, यही वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कि ये हमारा दुर्बल अम्ल है। और ये क्वेश्चन आपका 2017 के सेट BR में पूछा गया है। ओके, फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक विलेन का pH मान 5 है। अगर pH मान 5 है तो विलेन कैसा है। इन्होंने पूछा कि अगर विलेन हमारा pH मान 5 है तो विलेन कैसा होगा। ऑप्शन है हमारा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो बताया था कि अगर इसकी पराह 0 से 6 के बीच में रहेगी तो विलेन कैसा रहेगा, अम्लीय रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर pH हमारा 5 है तो अम्लीय हो जाएगा। 0 से 6 में अम्लीय रहता है, 7 में उदासीन रहता है, और 8 से 14 तक ये हमारा होता है क्षारीय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। यहाँ की वैल्यू 0 से 6 के बीच में वेरी कर सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2017 के सेट BV में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद 23 क्वेश्चन हमारा है कि नौसादर का रासायनिक सूत्र है। अब काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो आपको नौसादर का सूत्र याद रखना है, पढ़ा भी है आप लोगों ने। अमोनियम क्लोराइड भी इसका नाम होता है, NH4Cl। इसका दूसरा नाम क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड भी होता है, ठीक है। तो नौसादर का आप लोग डायरेक्ट सूत्र याद रखिए, आपको छाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका ऑप्शन में देखिए NaCl दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और NH4Cl। तो ये हमारा नौसादर होता है, इसका सूत्र इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद 24 क्वेश्चन दिया हुआ है, शुद्ध जल का pH मान है। हमने बताया था कि ये शुद्ध जल का pH मान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान। तो शुद्ध जल का pH मान याद रखिएगा 7 होता है, ये उदासीन होता है। इसको आप लोग कर लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। हो सकता है कि आपको इस बार देखने को मिल सकता है। इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं 0, 1, 7 एंड 14 दिया हुआ है। तो 0 अम्लीय होता है, 1 भी अम्लीय होता है, 14 हमारा क्षारीय होता है, 7 उदासीन होता है। तो जो शुद्ध जल होता है वो हमारा कितना होता है, वो उदासीन होता है 7। ये आपका देखिए ये क्वेश्चन आपका 2018 के सेट IS में पूछा गया है। फिर उसके बाद यही क्वेश्चन हमारा 2019 के BP सेट में पूछा गया है। फिर 2020 में NN सेट में पूछा गया है। फिर 2022 में ये BJ सेट में पूछा गया है। तो देख लीजिए 4 सेट में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 18, 19, 20, 21 में एग्जाम हुए नहीं थे, 22 में, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से तैयार करके जाइएगा, हो सकता है कि आपको इस बार मिल सकता है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में इनको हटा देते हैं, है ना। आप लोग देखते रहिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेने की क्या इसमें ज़रूरत है ना। कोई क्वेश्चन मैं पूरा लिख नहीं रही तो स्क्रीनशॉट कोई नेसेसरी नहीं है। तो इसके बाद देख लेते हैं अदर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक विलयन में हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH- आयन का सांद्रण। अगर देखिए सांद्रण होगा तो उसमें बड़ा ब्रैकेट लगा दिया जाएगा। तो विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का जो सांद्रण दिया हुआ है वो है 1 × 10⁻² मोल प्रति लीटर, ठीक है, मोल प्रति लीटर ये दिया हुआ है। और कह रहे हैं विलयन का pH मान बताइए। pH मान बताइए, ये आपका बहुविकल्पी में दिया हुआ है, लेकिन इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में भी मिल सकता है और आपका लघुत्तरी में भी देखने को मिल सकता है। तो हम पूरा सॉल्व करके बता देते हैं। देखिए इन्होंने pH पूछा है, तो हमें हाइड्रोजन अणु की सांद्रता की जरूरत है, लेकिन यहाँ तो OH- दिया हुआ है, तो हम लोग इसे जल के आयनिक गुणनफल से लगाएंगे। पढ़ा होगा आपने, ठीक है। जल के आयनिक गुणनफल से लगाएंगे इसको। तो जो जल का आयनिक गुणनफल होता है वो होता है H+ का कंसंट्रेशन
OH माइनस का कंसंट्रेशन, दोनों मल्टीप्लाई में रहते हैं, इक्वल 1 × 10⁻⁻14। देखिए ये वैल्यू जो होती है ये 25 डिग्री सेल्सियस पे ली जाती है, ठीक है। 1 × 10⁻⁻14 हो जाएगा मोल प्रति लीटर। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इसमें हम रख लेंगे, देखिए H प्लस की सांद्रता गुणे 1 × 10⁻⁻2 बराबर 1 × 10⁻⁻14, ये हो जाएगा। ये इधर गुणे में इधर जाएगा भाग में, तो हो जाएगा H प्लस की सांद्रता बराबर 1 × 10⁻⁻14। देखिए ये 1 लाएंगे तो कोई मतलब नहीं, घात लाते हैं 10⁻⁻2। जब ये 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 की घात प्लस में जाएगा। देखिए 1 × 10⁻⁻14 गुणे 10 की घात प्लस का 2, तो H प्लस की सांद्रता क्या हो जाएगी, H प्लस की सांद्रता हो जाएगी 10 की घात माइनस का 12, ठीक है। ये H प्लस की सांद्रता हो गई। इसके बाद में ये मोल प्रति लीटर में ही रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद pH चाहिए, तो देखिए एक सूत्र होता है H प्लस की सांद्रता बराबर 10 की घात माइनस pH। H प्लस की सांद्रता कितनी आई है, 10 की घात माइनस का 12 आई है, तुमने लिख दिया 10 की घात माइनस 12 बराबर 10 की घात माइनस का pH। देखिए दोनों आधार समान हैं तो घातें भी बराबर हो जाएंगे, तो -12 बराबर माइनस का pH हो जाएगा। तो pH वैल्यू हो जाएगी 12, ठीक है। देखिए pH यहाँ पे 12 निकल के आया, इसका मतलब ये जो विलयन दिया हुआ था वो कैसा होगा, वो क्षारीय होगा, क्योंकि ये वेरी करा है 8 से 14 के बीच में। तो 8 से 14 में सब कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। और क्षारीयता प्रदर्शित करने वाले आयन कौन से होते हैं, OH माइनस आयन होते हैं, है ना। OH माइनस आयन के कारण ही क्षारीयता प्रदर्शित होती है। तो एक चीज़ देखिए, इन्होंने हाइड्रोक्साइड आयन ही तो दिया हुआ था, तो उससे हमारी 12 निकल करके, इसका मतलब ये हमारा सवाल एकदम सही है, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 2018 के IR सेट में पूछा गया है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं पेपर में। तो इसको हम हटा देते हैं और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यू चेंज करके आपको मिल सकते हैं, लघुत्तरी में भी वो विकल्पी में भी। फिर उसके बाद में हमारा है अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं ऐसा ही है, बिल्कुल इसी टाइप का है। एक HCl की शक्ति दी हुई है, HCl की शक्ति दी है, इसका मतलब देखो HCl की शक्ति इन्होंने दी है, तो इसको पहले आयनित करो। क्या निकला, H प्लस निकला और Cl माइनस निकला, तो इसका मतलब इन्होंने H प्लस की शक्ति दी है। H प्लस की शक्ति क्या हो जाएगी, यहाँ पर इन्होंने कहा है 10 की घात -2 नॉर्मल है, N4 नॉर्मल है, ठीक है। तो कह रहे हैं विलयन का pH मान बताइए। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, H प्लस दिया हुआ है तो सूत्र लगा देंगे, H प्लस का कंसंट्रेशन इक्वल 10⁻⁻ का pH। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 10 की घात -2 बराबर 10 की घात माइनस का pH। आधार समान है, घातें बराबर हो जाएंगे, -2 बराबर माइनस का pH, तो pH वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। और देखिए pH 2 आया, ये देखो 0 to 6 क्या होते हैं, एसिड होते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक क्या है, एक एसिड है, तो इसका मतलब ये जो आंसर आया वो मेरा बिल्कुल सही है। और इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं वो देखिए, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है -4, तीसरा ऑप्शन है -2 और चौथा है 4। तो देखिए माइनस वाली वैल्यू तो हो नहीं सकती हैं, तो 2 या 4 में ही होगा। तो हमने जब सॉल्व किया तो क्या वैल्यू आई, 2 आ गई। ये क्वेश्चन आपका 2018 के सेट IT में पूछा गया है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा है कि एस्टिक एसिड, देखिए एस्टिक एसिड का सूत्र क्या होता है, एस्टिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। ये एस्टिक एसिड है, इन्होंने कहा एस्टिक एसिड एक क्या है, दुर्बल अम्ल है। ये तो पता ही है दुर्बल अम्ल है, क्यों दुर्बल अम्ल है, क्योंकि इसका जो आयनन होता है वो पूर्ण रूप से नहीं होता है, मतलब कि ये जो अपने आयनों में वियोजित होगा। जैसे इसको अगर आयनित करते हैं तो हमारा CH3COO माइनस और H प्लस में आयनित होगा, तो इसका आयनन जो है बहुत कम होता है या जल्दी वियोजित नहीं हो पाता है, बहुत स्लो होता है, इसलिए दुर्बल अम्ल होता है। तो इन्होंने कहा है कि CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि ऑप्शन लिखा है इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, तो पानी तो नहीं होता है, इसमें इसके आयनन की मात्रा कम होती है, तो इसका यही वाला हो जाएगा, इसके आयनन की मात्रा कम होती है। और ये क्वेश्चन आपका 2018 के सेट IW में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि एस्टिक एसिड दुर्बल होता है, जितने भी दुर्बल अम्ल है, एस्टिक एसिड की वजह कोई भी हो, दुर्बल अम्ल है तो उसका आयनन यही बताएंगे कि उसके आयनन की मात्रा कम होती है, ठीक है, इसलिए वो दुर्बल है। चाहे कोई भी दुर्बल अम्ल, एस्टिक एसिड के अलावा और जैसे हाइड्रोजन साइनाइड दे दिया तो उसमें भी हम लोग यही चीज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके आगे के देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग तैयार करके जाएंगे तो आपको सारा पेपर इसी से ही मिलेगा, इससे बाहर नहीं आएगा।
फिर उसके बाद में है क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। तो देखिए क्षारक आप लोगों ने देखा है लेकिन शायद पता नहीं है। क्षारक देखिए जो साबुन होता है ना, साबुन एक प्रकार का क्या है, क्षारक है। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कपड़े धुले जाते हैं तो अगर उसके ऊपर तेल या हल्दी जैसा कुछ खाना वगैरह गिर जाता है तो वहाँ पे येलो येलो हो जाता है ना, पीला हो जाता है। और हल्दी भी क्या होती है, पीली होती है। तो जैसे ही उसके ऊपर साबुन लगाते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, उसका रंग हो जाता है भूरा लाल। तो इसका मतलब अगर क्षारक को हल्दी मतलब अगर हल्दी में क्षारक मिलाया जाएगा तो उसका रंग भी कैसा आएगा, उसका रंग भी आएगा भूरा लाल। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं पीला, नारंगी, भूरा लाल, अपवर्तित रहता है। अपवर्तित मतलब नहीं बदलता है, तो भूरा लाल हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2019 के सेट बीजे में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा देखिए ऐसे जो जल था हमने बताया था सबका देखिए अलग अलग होता है। जो अम्लीय वर्षा का जल होता है इन्होंने कहा कि उसका अम्लीय वर्षा का जो जल होता है, अम्लीय वर्षा का जो जल होता है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान, इन्होंने कहा अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होगा। और इसके ऑप्शन जो दिए हुए हैं देखिए 5.2, फिर 6.2, 6.2 और 7.2, फिर 8.2। तो देखिए एक बात, जो अम्लीय है, पहली बात देखिए नाम में ही पता चला है अम्लीय, तो इसका मतलब ये 7.2 और 8.2 हो नहीं सकते क्योंकि ये क्षार में आएंगे। 5.2 और 6.2 आता है, तो जो अम्लीय वर्षा होता है उसका हमारा संभावित मान 5.2 होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका इसी सेट में ही पूछा गया है, 2019 के बीजे सेट में ही पूछा गया है। फिर उसके बाद है बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। तो आप लोगों को हमने कल उस दिन लास्ट जब क्वेश्चन बता रहे थे लास्ट वाले मतलब इसके पहले, तो हमने बताया था कि जो बेकिंग पाउडर होता है काबेधा, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा और धावन सोडा, तो हमने सारे सूत्र बताए थे। तो बेकिंग सोडा में कार्बोनेट आया था। ठीक है, तो जहाँ देखिए अगर कहीं पर भी आपको एक कार्बोनेट आयन देखने को मिल जाएगा तो इसका मतलब किसी भी यौगिक में अगर ये कार्बोनेट आयन होगा तो उसमें हमेशा जो गैस निकलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलेगी। इसके ऑप्शन जो दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है CO, एक दिया हुआ है Na2CO3। तो देखिए ये तो कोई गैस है ही नहीं, ये क्या है, एक प्रकार का लवण है, तो इसमें तो होगा ही नहीं। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है CO2 और दिया हुआ है O2। तो ये तीन गैस हैं, ये तो पहले ही हमारा एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा क्योंकि कार्बोनेट अगर कहीं पर भी आपको दिख जाए तो इसका मतलब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। और इसके बाद हमारा 31 क्वेश्चन है, उसको पहले हम इरेज कर देते हैं, फिर 31 बताते हैं। फिर उसके बाद 31 नंबर है कि धोने का सोडा। देखिए हमने काबेधा बताया था, जो धावन सोडा होता है ना उसे ही हम लोग धोने का सोडा बोलते हैं। धावन सोडा को ही धोने का सोडा बोलते हैं, धोने का सोडा। ठीक है, तो देखिए इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है NaHCO3, ठीक, फिर है CaOCl2, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये विरंजक चूर्ण, फिर है Na2CO3.10H2O, फिर है NaOH। तो देखिए ये क्या है, हमारा कास्टिक सोडा है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये विरंजक चूर्ण है। तो ये जो है ये हमारा धावन सोडा है। देखिए कभी कभी जब हम लोगों को सारे सूत्र दिए होते जैसे ये तीनों दिए होते हैं, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हमने काबेधा से बताया था, उससे भी आप लोग देख सकते हैं। और दूसरा ये भी देख सकते हैं कि जो कपड़े धुलते हैं तो धुलने के लिए पानी का यूज़ करते हैं, तो लास्ट में देखिए 10 मोल वाटर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला भी हो जाएगा। इससे भी आप लोग उसको पहचान सकते हैं, बाकी ज़्यादा कोई इशू नहीं है। वैसे हमने काबेधा बताया था, उससे कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है और सेट है हमारा NM। ठीक है, NM सेट में पूछा गया है। तो ये आपके 11 क्वेश्चंस हो गए हैं। इसके बाद और हैं, अभी तक ये जो हम बता रहे हैं 2013 से बता रहे हैं पूरे क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है, तो इसके देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं NH4Cl, उसके बाद दिया हुआ है CH3COONA, फिर उसके बाद दिया हुआ है H2S, फिर उसके बाद दिया हुआ है हमारा KNO3।
तो ये वाला हो जाएगा हमारा कि ये प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। और ये आपका पूछा गया है एनपी सेट में, 2020 के एनपी सेट में पूछा गया है कि प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है, मतलब प्रबल नहीं है, मतलब ये अच्छे से आयनित नहीं हो पाएगा। बाकी देखिए हो सब नहीं पाते हैं, सबके सब वीक होते हैं, बट ये ज़्यादा ही होता है। फिर उसके बाद है निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है CH3 CHO, पहला कह रहे हैं नहीं है, नहीं है, अम्लीय प्रकृति का है। फिर उसके बाद ये है CH3 CH3, फिर उसके बाद में हमारा दिया हुआ है CH3 COOH, फिर उसके बाद दिया है CH4। तो देखिए ये है एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन, मेथेन, ये है एथेन और ये है एल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड बोलते हैं, और ये है एसिटिक अम्ल। तो अम्ल है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय हो जाएगी। तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2021 के HX सेट में पूछा गया है। देखिए पूछा गया कि उस टाइम एग्जाम हुए नहीं थे, तो इन लोगों ने सिर्फ सेट में सेट कर दिए, मतलब कि जो अनसॉल्व है उसमें उन्होंने पेपर 2 सेट कर दिए, उसी में ये क्वेश्चन पूछ लिया है। लेकिन हाँ और भी आपके देखने को ऐसे मिलेंगे, तो 2021 का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी और सारे हैं। ये आपके सारे क्वेश्चन 2013 से लेकर के 2023 तक सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं, इससे बाहर आपका नहीं आएगा इस चैप्टर से। फिर उसके बाद में इन्होंने 37 क्वेश्चन नहीं 36 है, धावन सोडा की प्रकृति होती है। तो धावन सोडा देखिए बेटा क्षारीय होता है, ये सारे क्षार होते हैं, अभी देखा था कि Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये क्या होता है, क्षार होता है। तो इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, याद रखिएगा। ये आपका 2021 के HZ सेट में पूछा गया। तो देखिए 2021 में एग्जाम हुए नहीं थे, तो इस वजह से क्या है कि इसको हम लोग बस उन्होंने अनसॉल्व में 2 पेपर सेट कर दिए कि जो आगे स्टूडेंट आए जैसे 2022 में आए थे तो उनको प्रैक्टिस करनी थी, इसलिए उन्होंने दे दिया था, बट कोई एग्जाम वगैरह हुआ नहीं था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे हाँ नॉर्मल है कि आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा है कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है। तो देखिए इसके ऑप्शन दिए हुए हैं CaPO3 का होल ट्वाइस, पहला ऑप्शन। फिर दूसरा ऑप्शन है CaPO4, ठीक है, सेकेंड, अच्छा है सेकेंड है ये। फिर उसके बाद थर्ड है हमारा Ca3PO4 का होल ट्वाइस। फिर है हमारा CaP2O4। तो ये 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए जो फास्फेट ग्रुप होता है उसके ऊपर होते हैं ट्रिपल माइनस, ठीक है, 3 माइनस होते हैं। जो कैल्शियम होता है उस पर होते हैं डबल प्लस। तो जब सूत्र बनता है तो देखिए हम लोगों को 9th में सीखा होगा आप लोगों ने कि जब सूत्र बनता है तो इसके जितने आयन होते हैं वो इसके पास चले जाते हैं, इसके आयन जितने होते हैं उसके इसके पास चले जाते हैं। तो सूत्र क्या हो जाएगा, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है वो 2022 के BP सेट में पूछा गया है और इस टाइम एग्जाम हुए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार से आपको कुछ भी मिल सकता है। तो कोई भी पूछे तो उसके ये ध्यान रखिए कि किस परमाणु के ऊपर कौन से कितने आयन आते हैं, फिर उसके सूत्र बनाते हैं तो आयन एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं, उसी से सूत्र बन जाता है। आपको 9th में आपके टीचर्स ने बताया होगा, ठीक है। और ये एक तरीके से उसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जल्दी से ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता इसको और ये पूछ लिया जाता है। इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि अपच तो समझते हैं ना कि जब कोई चीज़ नहीं पचती तो उसे अपच वर्ड दिया जाता है। अपच का उपचार का मतलब होता है इलाज। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है हम बता देते हैं, क्योंकि ये ध्यान नहीं देते हैं सब लोग कि हाँ ये भी आ सकता है एंटीबायोटिक, ठीक है। इसके ब्रैकेट में है ये प्रतिजैविक होता है, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपका एनाल्जेसिक, और ये होता है पीड़ाहारी, पीड़ा को हरने वाला पीड़ाहारी। फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ है एंटासिड, ये होता है ये है प्रति अम्ल,
फिर उसके बाद आपका फोर्थ है एंटीसेप्टिक, और ये है हमारा पूर्तिरोधी। ठीक है, तो देखिए जो अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो देखिए एंटी एसिड जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें अम्ल, जैसे कि क्या है कि देखिए अगर अम्ल है, मान लीजिए कि कहीं पर अम्ल है और उसे हम हटाना चाहते हैं, उसकी अम्लता बढ़ गई, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे क्षार मिला देंगे, तो अम्ल और क्षार रिएक्शन करके उदासीन हो जाएंगे, लवण बना देंगे, तो जो एसिडिटी होती है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो प्रति अम्ल है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, एंटासिड का। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो इसकी प्रकृति बताइए। अभी बता कर क्या है कि इसकी विलयन की प्रकृति कैसी हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है कि दांत के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट, अभी कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र भी देख करके आए हैं, होता है, इसकी प्रकृति है। तो देखिए दांत का जो इनेमल होता है ना, उसमें कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। कैल्शियम फॉस्फेट की प्रवृत्ति कैसी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट, ये होता है क्षारीय। ठीक है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है। तो आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा कि जठर रस उत्पन्न होता है और उसकी पीएच क्या होती है, वो 7 से कम होती है। 7 से कम इसकी पीएच होती है, किसकी, जो जठर रस उत्पन्न होता है। अमाशय में पाचन जब होता है तो वहाँ पे जठर रस उत्पन्न होता है ना, तो जठर रस का पीएच मान 7 से कम होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। तो ऑप्शन आपके हैं, आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं, देखिए एक तो है अमोनियम क्लोराइड, फिर दूसरा दिया है सोडियम एसीटेट, फिर उसके बाद आपका दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर दिया हुआ है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो आपका ये हो जाएगा, ये क्या है, ये हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है, काफ़ी बहुत ज़्यादा ये दुर्बल होता है। तो जब ये दुर्बल है तो इसका विद्युत अपघट्य भी दुर्बल हो जाएगा। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। फिर उसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है, ये 43 था, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है 43 है, सॉरी ये 42 था और ये 43 है। 43 है, इसमें लिखा है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाली गैस है। तो देखिए एक ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है और काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, ऐसे भी पूछी जाती है, तो इसको याद रखिए कि क्या बनता है। और ये रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार देख लीजिए कि क्या होता है। इन्होंने कहा कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र था Na2CO3। इसमें कह रहे हैं कि जलीय विलयन मतलब कि वाटर भी रहेगा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे हमारा बनता है NaHCO3, वो भी 2 मोल। देखिए 2 सोडियम, यहाँ पे भी 2 सोडियम, यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन, तो एक ये और एक ये 2 कार्बन हो गए। यहाँ देखिए 3 2 5 1 6 ऑक्सीजन है, तो 3 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। तो हमेशा सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। इसकी अपोजिट रिएक्शन भी पूछी जाती है कि जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो इसका अपोजिट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा प्लस जल बन जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये चीज़ पूछते हैं। देखिए कहेंगे जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और गर्म करने पर कौन सा लवण बनता है, तो सोडियम कार्बोनेट लवण बनता है। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट लवण में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर उसके जलीय विलयन प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 यही सही हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके 43 हमने टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके करा दिए हैं, और ये सारे बहुविकल्पी हैं। इसके बाद में क्या है कि अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चन
हैं कुछ जो पेपर में पूछे गए हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको कल आपको बता देंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और ये सारे जितने क्वेश्चन इनको अच्छे से तैयार करिए, इससे बाहर आपका बहुविकल्पी कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारे 2013 से 2023 तक के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जैसे ही कोई वीडियो डालें तो आपके पास बहुत ही आसानी से पहुँच जाए। ओके।